हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो, मैग्नेट्स हर जगह हैं। हमारी अपनी अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और छोटे से छोटी एटम्स भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस चैप्टर में हम इसी फंडामेंटल फोर्स के सारे राज खोलेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। आप सबने ये क्लासिक एक्सपेरिमेंट स्कूल में ज़रूर देखा होगा। जब आप एक कागज़ के नीचे बार मैग्नेट रखते हो और ऊपर से लोहे का बुरादा यानी आयन फाइलिंग्स छिड़कते हो, तो वो इस तरह के सुंदर से पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। ये जो लाइंस हैं जो एक पोल से निकलकर दूसरे पोल तक घूम रही हैं, ये उस इनविजिबल फोर्स फील्ड का एक परफेक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो मैग्नेट के चारों तरफ होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, लेकिन ये देखकर कुछ बेसिक सवाल मन में आते हैं। आखिर ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं? मैग्नेट में ऐसा क्या है जो इन आयरन फाइलिंग्स को इतने स्पेसिफिक तरीके से अलाइन होने पर मजबूर कर देता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पैटर्न्स हमें मैग्नेटिज्म के नेचर के बारे में क्या बताते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्ट आई से, जिसमें हम मैग्नेटिज्म के बिल्कुल बेसिक्स कवर करेंगे। ये वो आइडियाज़ हैं जो हमने बचपन से सुने हैं, लेकिन अब हम उन्हें फिजिक्स के नज़रिए से बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। सबसे पहली बात, हमारी अर्थ खुद एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसी वजह से जब आप किसी बार मैग्नेट को धागे से बांधकर आज़ाद लटकाते हो, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। जो सिरा अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, उसे हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनना। क्योंकि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस याद रखो, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। और इससे अगला रूल निकलता है, सेम पोल्स एक दूसरे को धक्का मारते हैं यानी रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। और आखिरी पॉइंट, हम जानते हैं कि हम आयरन और उसके अलॉयज जैसी मटेरियल से मैग्नेट्स बना सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मैग्नेट्स के बेसिक रूल्स क्या हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस में आप एक अकेला पॉजिटिव चार्ज या एक अकेला नेगेटिव चार्ज ले सकते हो, लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता। आपको कभी भी एक अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं मिल सकता। अगर आप एक बार मैग्नेट को बीच से तोड़ दो, तो आपको एक अलग नॉर्थ और एक अलग साउथ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको दो नए छोटे मैग्नेट्स मिलेंगे और दोनों में अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। इन काल्पनिक अकेले पोल्स को मैग्नेटिक मोनोपोल्स कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो अब आते हैं एक्ट 2 पर। अब देखो, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था, तो ये सेक्शन आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है, एकदम केक वॉक। हम देखने वाले हैं कि एक बार मैग्नेट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितना ज्यादा मिलता जुलता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में आपको एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, और राइट साइड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखा आपने इनमें सिमिलैरिटी? ये तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। और ये सिर्फ दिखने में एक जैसे नहीं है, मैथमेटिकली भी इनके फॉर्मूलाज हैरान अंगेज तौर पर सिमिलर होते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये टेबल एक सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक है, इसको नोट कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज में जहां भी आपको कांस्टेंट 1/ε0 1/ε दिखता है, मैग्नेटिज्म के लिए आप उसकी जगह μ0 लिख सकते हो। जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, वहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B। देखो, टॉर्क का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, सब बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आपको एक सेट के फॉर्मूलाज याद हैं, तो आप दूसरे सेट के फॉर्मूलाज आराम से डिराइव कर सकते हो। ऐसा समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म जुड़वा भाई हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के जुड़वा भाई जैसे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए टॉर्क के फॉर्मूले को डिटेल में देखते हैं। टॉर्क, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैग्नेटिक मोमेंट M और मैग्नेटिक फील्ड B का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है mb sin थीटा, जहाँ थीटा M और B के बीच का एंगल है। तो सोचो, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और ये तब होता है जब मैग्नेट फील्ड के परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्रीज पर।
और टॉर्क 0 कब होगा? जब साइन थीटा 0 हो, मतलब जब मैग्नेट फील्ड के साथ बिल्कुल अलाइंड हो 0 डिग्रीज पर। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है U इक्वल्स -m.b। ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू होती है -mb cos थीटा। अब फिजिक्स में हर सिस्टम अपनी मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहता है। यहाँ पे एनर्जी मिनिमम तब होगी जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, यानी 1। और ये होता है 0 डिग्रीज पर, जब मैग्नेटिक डायपोल फील्ड के साथ अलाइन होता है। ये उसकी सबसे स्टेबल पोजीशन है। और सबसे अनस्टेबल पोजीशन वो होगी 180 डिग्रीज पर, जब डायपोल फील्ड के ऑपोजिट अलाइन होगा, क्योंकि तब एनर्जी मैक्सिमम होती है। बिल्कुल इसी वजह से कंपास की सुई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाती है। वो अपनी सबसे कम एनर्जी यानी सबसे स्टेबल स्टेट ढूंढ रही होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन दो फॉर्मूलाज का फिजिकल मीनिंग समझना था। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्ट 3 पर। यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे और उन्हें एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिवाइस से जोड़ेंगे, सोलेनॉइड से। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। पहली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं। मैग्नेटिक लाइंस का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। दूसरी, किसी भी पॉइंट पर फील्ड लाइन पर बनाया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तीसरी, जहां लाइंस पास पास होती है वहां फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां लाइंस दूर दूर होती है वहां फील्ड वीक होता है। और आखिरी, जो कि बहुत क्रूशल है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो काटेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब स्क्रीन पर देखिए, ये एक सोलेनॉइड जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कुछ जानी पहचानी लग रही हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही हैं जैसी हमने थोड़ी देर पहले बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस देखी थी। इसी ऑब्जर्वेशन से एम्पियर ने एक बहुत ही जरूरी हाइपोथेसिस दी कि यूनिवर्स में सारा का सारा मैग्नेटिज्म सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह से ही पैदा होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि हम एक बार मैग्नेट को ऐसा सोच सकते हैं कि वो लाखों करोड़ों माइक्रोस्कोपिक करंट लूप्स से बना है। हर एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स ये छोटे छोटे करंट लूप्स बनाते हैं। एक मैग्नेट में ये सारे एटॉमिक लेवल करंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और सब मिलकर बिल्कुल एक सोलेनॉइड जैसा बिहेव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये भी बड़े आराम से एक्सप्लेन कर देता है कि मैग्नेट को तोड़ने पर दो छोटे मैग्नेट्स क्यों बनते हैं। आप बस उन एटॉमिक करंट लूप्स के कलेक्शन को दो हिस्सों में बांट देते हो। मतलब एक बार मैग्नेट भेस बदलकर एक सोलेनॉइड ही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अ बार मैग्नेट इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड इन डिस्गाइज। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अभी तक हमने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतनी सारी सिमिलैरिटीज देखी हैं, लेकिन अब एक्ट 4 में कहानी में एक ट्विस्ट है। हम उनके बीच का सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस सीखने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जरा सोचिए इस बारे में। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म। उनके सोर्सेज और सिंक्स होते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ खत्म? ये है बड़ा सवाल। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और ये रहा इसका जवाब। गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉसेस लॉ से कंपेयर करो, जहां फ्लक्स सरफेस के अंदर बंद चार्ज पर डिपेंड करता था। मैग्नेटिज्म के लिए नेट फ्लक्स हमेशा 0 होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म में कोई सोर्सेज या सिंक्स नहीं होते। आप कोई भी क्लोज्ड सरफेस इमेजिन कर लो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर जा रही हैं, 8 ओलेड्यूक्स उतनी ही लाइंस उससे बाहर आ रही हैं। नेट रिजल्ट 0 है। ये इस बात का पक्का मैथमेटिकल प्रूफ है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर लाइंस को शुरू या खत्म करने के लिए कोई सोर्स या सिंक है ही नहीं, तो उनके पास कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि मैग्नेटिज्म में कोई चार्ज जैसी चीज नहीं होती। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे
और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी सेक्शन एक्ट वी पर। अभी तक हमने मैग्नेट्स के बारे में बात की। अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं जब उन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ 3 नई क्वांटिटीज समझनी है, H, M और B। इन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सबसे पहले हम एक एक्सटर्नल कॉज अप्लाई करते हैं, जैसे सोलेनॉइड में करंट। इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। फिर इस H के रिस्पॉन्स में मटेरियल के अंदर के एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। मटेरियल के इस रिस्पॉन्स को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन M। और आखिर में मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B, वो टोटल इफेक्ट है। ये एक्सटर्नल कॉज H और इंटरनल रिस्पॉन्स M का जोड़ है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये फॉर्मूलाज उन तीनों क्वांटिटीज को जोड़ते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। पहला B = μ0H + M, जो हमने अभी समझा। दूसरा, हम पाते हैं कि मटेरियल का रिस्पॉन्स M एक्सटर्नल कॉज H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो M = ψH, जहाँ chi एक कांस्टेंट है जिसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये बताता है कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। और तीसरा, B = μH, जहाँ μ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, जो बताती है कि कोई मटेरियल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन को कितना सपोर्ट करता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम ससेप्टिबिलिटी यानी chi की वैल्यू के बेसिस पर मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जिन मटेरियल्स के लिए chi छोटा और पॉजिटिव होता है उन्हें हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ हल्के से अट्रैक्ट होते हैं। जिन मटेरियल्स के लिए chi छोटा और नेगेटिव होता है उन्हें हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड से हल्का सा रिपेल होते हैं। और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी μr है, वो सिंपली 1 + chi के बराबर होती है। तो किसी मटेरियल का मैग्नेटिक रिस्पॉन्स ही उसके क्लासिफिकेशन की चाबी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मटेरियल्स को उनके मैग्नेटिक रिस्पॉन्स के बेसिस पर क्लासिफाई करना। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इसे रैप अप करते हैं। अगर आप एक बार मैग्नेट को 2 टुकड़ों में काट दो तो उसकी पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा? देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे काटते हैं। अगर आप उसे उसकी लंबाई के परपेंडिकुलर काटते हैं तो नए पोल्स बन जाते हैं, लेकिन जो सिरों की ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ थी वो वैसी ही रहती है। लेकिन क्योंकि लंबाई आधी हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट, जो पोल स्ट्रेंथ और लेंथ का प्रोडक्ट है, वो भी आधा हो जाएगा। और अगर आप उसे लंबाई के साथ साथ काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ ही आधी हो जाती है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट फिर से आधा हो जाता है। दोनों ही केसेस में आपको 2 नए पूरे मैग्नेट्स मिलते हैं, जो एक बार फिर साबित करता है कि आप एक मोनोपोल को अलग नहीं कर सकते। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर से सबसे ज़रूरी बात क्या सीखने को मिली, वो ये है, सारा मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस से यानी एटॉमिक लेवल पर घूमते हुए करंट से पैदा होता है। और ये करंट्स हमेशा डाइपोल्स बनाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, जो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो कभी भी अकेले मोनोपोल्स नहीं बनाते। यही मैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा सच है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हैं।